ये खेतड़ी में तो मैंने किया। मैं आपसे विशेष रूप से इसी मुद्दे पर डिबेट करना चाहता हूँ कि आप जहाँ बुलाना चाहते हैं बुलाइए। आपके जो सवाल हैं उनके मैं जवाब दूंगा या आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए कि 40 साल के कैरियर में आपने जनता को क्या दिया। मेरे हज़ारों साथियों के साथ मैं बीएसपी ज्वाइन करूँगा, बहुजन समाज पार्टी, और ये मेरे क्षेत्र की मांग है। हमारे सभी जो कार्यकर्ता हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझ में और इस पार्टी में विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों के साथ हम लोग बीएसपी ज्वाइन करेंगे। मैं विधायक बना तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ जितना भी जो प्रशासनिक अमला है वो आपके साथ में निष्पक्ष होके और आपकी सुविधाओं के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। उनको आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी सोच सिर्फ खेतड़ी के विकास को करना है और खेतड़ी के लिए जो प्रयास मैं आज कर रहा हूं उनको गति और उनको सुचारू रूप से आगे चालू रखने के लिए आपको 2023 के अंदर जो मतदान होगा उसमें आप अपना सहयोग और मत मुझे प्रदान करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको अपने इस फैसले पे हमेशा ही गर्व होगा। अपने सोर्स से कोई आदमी आपके लिए आगे आके पैसा खर्च कर रहा है तो आप भी समझते होंगे कि नीयत तो नेक है जी। बिल्कुल। बीएसपी के बैनर के नीचे ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। खेतड़ी की जनता को लेके मेरी क्या योजना है, मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं नौजवान जो साथी हैं जिनके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पढ़ने का, और वो अपनी जो परीक्षा है, सेवाएं हैं जिनमें वो जाना चाहते हैं, उनकी तैयारी के लिए उनके पास न आर्थिक मदद है, उनके लिए यहाँ कोचिंग व्यवस्थाएं शुरू कर रहा हूँ। मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खेतड़ी तहसील की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनकी हम बात करें तो जिनके द्वारा अब तक लगभग 50 मानवता भलाई के जो कार्य हैं वो कर चुके हैं, और ये बताएं कि बहुत से घरों में जिन्होंने खुशियाँ लौटाने का काम किया है और बहुत सी गरीब परिवार की बेटियों की जिन्होंने शादी करवाने का काम किया है। ऐसी शख्सियत मनोज घुमरिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अपनी खून पसीने की मेहनत से जिस प्रकार से हम बात करें पिछले काफ़ी दिनों से खेतड़ी में एक बवाल सा मचा हुआ है कि जिस किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ मनोज घुमरिया का नाम हमें सुनने को मिलता है कि मनोज घुमरिया जी ने हमारे यहाँ बोरिंग करवाई, ट्यूबवेल लगवाए। मनोज घुमरिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि सर आप किस दृष्टि से देखते हैं, राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं या फिर हम बात करें कि मानव की सेवा की दृष्टि से जो हम बात करें मानवता भलाई के कार्य हैं वो आपके द्वारा किए जा रहे हैं। बहुत से घर हैं जिनमें इन्होंने खुशियाँ लौटाने का काम किया, बहुत से घर हैं जो इनके बलबूते पे चल रहे हैं। हम बात करें आपको रिकॉर्ड दें तो ऐसे बहुत से घर हैं जिनको पर मंथ उनके घर पे सैलरी पहुंचती है। जैसे कोई बंदा सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है तो पर मंथ उनके पास जैसे सैलरी जाती है वैसे उनके यहाँ से सैलरी जाती है गरीब परिवारों के लिए। वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है आज, मनोज घुमरिया जी। आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे 50 अभी हम बात करें मानवता भलाई के कार्य हैं जो आपके द्वारा रेगुलर किए जा रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज सेवा का काम है वो आज या कुछ महीने से मैंने शुरू किया है, ऐसा नहीं है। ये जब से मैं इस कारोबार में आया हूँ तभी से, चाहे वो शुरुआत छोटे लेवल पे ही थी, लेकिन एक जो भावना है अंदर वो शुरू से है, और वो प्रेरणा जो है वो मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से, दादा दादी से, हमारे जो बड़े हैं, भैया हैं, सबसे इन्हीं से मुझे मिली है कि हमें हर उस इंसान की मदद करनी चाहिए जो दुखी है। और आपके यहाँ कोई आता है और कोई उम्मीद के साथ आता है, कोई आदमी ऐसा है, असहाय है, रोता हुआ आता है तो उसके आंसू पूछने चाहिए। यही बड़ों से जो शिक्षा मिली उसी को अपने जीवन में उतारा, और वही एक आप निरंतर उसी का एक प्रयास देखते रहते हैं कि जिस किसी भी भाई को मैं पीड़ित देखता हूँ उसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाता हूँ। जो भी मुझसे संभव होता है मैं करता हूँ। कि आप किसी के दुख दर्द में शामिल हो रहे हो, उसका जो दुख है उसे अपना समझते हो, आप उसकी हेल्प करते हो। कोई आदमी पानी के लिए परेशान है और आप उनकी सुनवाई करके वहाँ बोरिंग या और कोई ऐसी व्यवस्था करते हो टैंकरों से, तो आपकी बातें करेंगे वो। तो जो कोई आदमी चिकित्सा को लेके कोई दुखी है या उसको अपना इलाज कराने के लिए समुचित पैसे की व्यवस्था नहीं है, उसकी आप हेल्प करोगे तो वो आपकी बात सुनेगा और आपके बारे में चर्चाएं करेगा। ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में सक्षम है लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी आप हेल्प करोगे, उनको पढ़ाओगे,
कैरियर बनाने में आप उनकी मदद कर रहे हो तो वो आपकी बातें करेंगे, यही कारण है। सर 2023 में विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें आप आज से ही तैयारी में लगे हुए हैं। सर किस प्रकार से देखते हैं कि खेतड़ी का विकास? वर्तमान विधायक महोदय ये कहते हैं कि मैंने 40 साल के मेरे राजनीतिक कैरियर के अंदर खेतड़ी की जनता को बहुत कुछ दिया, तो वो जो दिया हुआ है वो दिखता नहीं है। आपके ही चैनल के माध्यम से मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने जो दिया है वो पब्लिक के पास क्यों नहीं है। आज पब्लिक एक मूलभूत आवश्यकता, सबसे पहले पानी चाहिए इंसान को, उस पानी को लेके भी आज चारों तरफ लोग बाग त्राय त्राय कर रहे हैं और हर वक्त यही कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। आपने क्या दिया है? एक कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना जो अव्यवस्थाओं का शिकार हो गई, वहाँ हर एक व्यक्ति उससे नहर से उम्मीद करता था कि ये एक बड़ी योजना है, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अमाउंट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं कुछ लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, बाकी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, बहुत बड़ा तबका उन सुविधाओं से वंचित है। और ऐसी चीज़ें ही मैं कहना चाहता हूँ विधायक महोदय कि आप जानिए, आप सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक बार दिखा अजीत हॉस्पिटल का दौरा करके आइए, उसकी व्यवस्थाओं को देखिए। आप तो डॉक्टर हैं स्वयं, केसीसी हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ का व्यक्ति यहाँ इलाज कराने के लिए कहाँ जाए, वो मजबूर है यहाँ से दूसरे जो स्थान है झुंझुनू, जयपुर, नीमका थाना, इनकी सेवाओं पे वो डिपेंड करता है। आपके 40 साल के कैरियर के अंदर ऐसा क्या एक काम है जो खेतड़ी के लिए उसको नाम रोशन कर रहा है कि विशेष रूप से इसी मुद्दे पे डिबेट करना चाहता हूँ कि आप जहाँ बुलाना चाहते हैं बुलाइए। आपके जो सवाल हैं उनके मैं जवाब दूंगा या आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए कि 40 साल के कैरियर में आपने जनता को क्या दिया। जी सर, खेतड़ी की विकास की हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें कि पर्यटन के क्षेत्र में खेतड़ी को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है, बहुत सी संभावनाएं हैं खेतड़ी में। आप फील्ड में काम कर रहे हैं, तो विकास के कार्य की हम बात करें, आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा खेतड़ी के विकास के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। खेतड़ी की जनता को लेके मेरी क्या योजना है, मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं मेरे जो खेतड़ी वासी हैं उन बहनों भाइयों के लिए आज जिस प्रकार की जो पीड़ा चारों तरफ मैं खेतड़ी की जो पंचायतें हैं और जो डहाणियाँ हैं उनमें देख रहा हूँ, उन्हीं से मुझे सबसे पहले तो खेतड़ी, संपूर्ण खेतड़ी के लिए पानी की व्यवस्था करनी है। ऐसी सुचारू रूप से जो व्यवस्था जो किसी को भी, कोई भी भाई जिसमें ये नहीं महसूस करे कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। यहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि एक आदमी तो अपने खेत में पानी दे रहा है और दूसरी जो बहुत बड़ी बस्ती है उसको पानी ही नहीं मिल रहा है और कोई उसकी सुनवाई करने वाला नहीं है। सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। वो सिस्टम सुधरेगा तो यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा लोगों को। और मेरा पहला प्रयास होगा कि बिना किसी भेदभाव के, जातिवाद के, सर्व समाज को, सर्व जात बिरादरियों को साथ लेके और उनका जो स्वयं का अधिकार है वो दिलाएं और कोई भी भाई ये नहीं कहे कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता। दूसरा जो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र की जनता को कम से कम यहाँ उनके इलाज की समुचित व्यवस्था हो। और अजीत हॉस्पिटल जो आज से नहीं, हमारे राजा महाराजाओं के टाइम से बना हुआ हॉस्पिटल है, उसमें समुचित व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है। उनको एक सुदृढ़ व्यवस्था करना, वहाँ जो जितनी भी जाँच की मशीनें हैं उपलब्ध कराना, वहाँ जो बेड है उनकी संख्या बढ़ाना। केसीसी हॉस्पिटल को उसका पुराना जो गौरव था, जो सन 1980-90 के दशक में जाना जाता था कि वो एसएमएस की सुविधाओं से लेस हॉस्पिटल है, उसी गौरव को दोबारा दिलाना। आसपास के क्षेत्र के लोगों को केसीसी की जो सेवाएं थी वो याद हैं और मेरा ये ध्येय है, मेरा ये सपना है कि मैं उन चीज़ों को दोबारा लागू करूं यहाँ पे इस क्षेत्र में। यहाँ रोज़गार के साधन के रूप में एकमात्र हिंदुस्तान कॉपर बहुत बड़ी एक उपक्रम है, जो उससे हमारे जो भाई बहन थे चारों तरफ, जो जिनको रोज़गार मिला हुआ था, वो आज ऐसी एक बड़ी जो व्यवस्था थी वो राजनीति का शिकार हो गई और 10,000 आदमी बेरोज़गार हो गए। मेरा ये कहना है कि इस प्रकार से किसी भी उपक्रम को सरकार बिना स्थानीय नागरिकों की इच्छा के जाने बिना और उसे बंद कर देना, उन लोगों को बेरोज़गारी के लिए दर दर की ठोकरें आज भुगतनी पड़ रही हैं। मैं ऐसी किसी भी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के खिलाफ़ हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि आज हमारे हिंदुस्तान कॉपर के अंदर जितने भी जो मज़दूर भाई हैं
वो राजस्थान खेतड़ी के ना होके बिहार और बंगाल से हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। हमारी खनिज संपदा है ये, हमारे यहाँ हम इस उपक्रम से जो प्रदूषण फैलता है उससे हम सहन करते हैं, बिहारी नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ का जो आदमी है वो वंचित है, वो गेट के ऊपर बैठ के धरने प्रदर्शन कर रहा है या उसको वहाँ अपने आप को नौकरी पाने के लिए बिहारियों के पीछे लगना पड़ रहा है और भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मेरा ध्यान है और मैं हर एक व्यक्ति को इससे अवगत कराना चाहता हूं कि ये ऐसा सिस्टम को सुधारना मेरा परम लक्ष्य है। मैं नौजवान जो साथी हैं जिनके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पढ़ने का और वो अपनी जो परीक्षा है, सेवाएं हैं जिनमें वो जाना चाहते हैं, उनकी तैयारी के लिए उनके पास न आर्थिक मदद है, उनके लिए यहाँ कोचिंग व्यवस्थाएं शुरू कर रहा हूँ। शीघ्र अतिशीघ्र हमारे द्वारा 2 कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें बवाई का जो सेंटर है वो बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगा। हमने उसकी सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। मैं मेरे भाई बहनों को ये आश्वस्त करता हूँ कि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जयपुर और सीकर या दिल्ली जैसी जगह पे जाना पड़ता था और आपके परिवार पे आर्थिक वजन पड़ता था उस चीज़ को समझते हुए मेरी तरफ से यह आपके लिए एक ऐसी सुविधा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेरा एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो रोज़गार प्राप्त करें। ये क्षेत्र एक ऐसी भौगोलिक स्थिति से घिरा हुआ है जहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं और प्रकृति ने बहुत ही सुंदर कस्बा और इसकी बसावट जो है बनाई है। यहाँ पर्यटन की समुचित व्यवस्था है। अगर आप इस चीज़ की ओर ध्यान दें तो राजा महाराजाओं के समय के जो किले हैं, यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के रामकिशन मिशन है, यहाँ के जो सुंदर पहाड़ों के पास सुंदर ऐसे अभ्यारण्य हैं। तो मेरा मानना यह है कि पर्यटन की समुचित व्यवस्था यहाँ हो सकती है और उसी के माध्यम से होटल उद्योग जुड़ा हुआ है। हम छोटे रूप में भाइयों को यहाँ सहयोग प्रदान करें। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रदान की जाती है और उसमें रोज़गार के साधन निकल के आते हैं। वो मेरा एक ऐसा सोच है कि मैं यहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराऊँ। यहाँ खेतड़ी के अंदर जो मेरी बहनें हैं बहुत ही अच्छा अचार बनाती हैं और लोग बाग उसको बड़े चाव से ख़रीदते हैं, विदेशों तक जाता है वो अचार। तो उसको ज़रूरत है कि कोई ब्रांड नेम मिले या एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो अपना अचार सेल कर सकें और एक इस तरीके से कि भाई रोज़गार के रूप में उस अचार को कि नियमित रूप से आपका इतना अचार परचेज किया जाएगा, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। मैं चूँकि व्यापारी हूँ, मेरा खुद का दिमाग इसी दिशा में ज़्यादा रहता है कि हर एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत कर देते हो तो उसके परिवार और उस गांव और उस जगह में खुशहाली आती है। वही मेरा दृष्टिकोण है कि मैं किसी भी प्रकार से खेतड़ी के हर एक जनमानस के साथ में जुड़ के और उसकी हेल्प करूँ। जी सर, ये जो आपने कोचिंग के बारे में बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सर? बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और ये आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराऊँ। इसमें मैं वो सभी टेस्ट कवर करूँगा जो हमारी राज्य सेवाओं से संबंधित हैं और जो हमारी सर्वोच्च सेवा है केंद्र की IAS, उसके लिए भी मेरे बहनों भाई अगर कोई यहाँ तैयारी करना चाहते हैं तो हम उनको यहाँ पे व्यवस्थाएं देंगे, सुविधाएं प्रदान करेंगे। जी। बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से हम बात करें शिक्षा पर, वर्तमान समय में बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है और ग्रामीण क्षेत्र का युवा है जो पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा पाता है, जिसके कारण वो प्रतिभाएं हैं वो गाँव में ही दब कर रह जाती है और वो उनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो बड़ी तैयारी नहीं कर पाता है और वो अपने भविष्य को नहीं बना पाता है। सर की बहुत बड़ी सोच है, एक ग्रामीण अंचल से जो युवा निकल के आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा और अच्छा पढ़कर वो यहाँ का नाम रोशन करेगा। और सर का हमने एक इंटरव्यू भी देखा था जिसमें सर ने कहा था कि आने वाले 10 साल में खेतड़ी से बहुत से RAS, IAS, IPS निकलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की सर मुहिम चला रहे हैं वो एक हम बात करें क्वालिटी की शिक्षा गाँव में ही अब मिलने वाली है और जल्द ही आपको मिल जाएगी। वो नोटिफिकेशन भी हम आपको दे देंगे। और मनोज घुमरिया जी, हम बात करें कि गांव का दौरा कर रहे हैं, उनके साथ साथ जहां भी कोई समस्या नज़र आती है उन समस्याओं का समाधान ये मौके पे करते हुए भी नज़र आते हैं। सर 30 तारीख को एक बड़ा धमाका भी होने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? 30 तारीख को मैं आपके चैनल को बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे हज़ारों साथियों के साथ में BSP ज्वाइन करूंगा, बहुजन समाज पार्टी, और ये मेरे क्षेत्र की मांग है। हमारे सभी जो कार्यकर्ता हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझ में और इस पार्टी में विश्वास करते हैं,
उन सभी लोगों के साथ हम लोग बीएसपी ज्वाइन करेंगे। और ये जो फैसला है वो मेरे खेतड़ी के भाई बहनों का है और उनके फेवर में मैं ये फैसला कर रहा हूँ। सर बीएसपी ही कैसे चुनी? आपके सामने काफ़ी अपॉर्चुनिटी और भी होंगी, लेकिन आपने बीएसपी ही पार्टी को चुना है, या दलितों की पार्टी है इस लेवल से आप देख रहे हैं, या फिर कोई दूसरे लेवल से? देखिए, मैं ये कहूँगा कि बीएसपी मात्र दलित की पार्टी है, ऐसा नहीं है। बीएसपी उस व्यक्ति की पार्टी है जो आज जिसको जहाँ भी वो जा रहा है और उसके साथ में अन्याय हो रहा है और उस आदमी की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो मेरा ब्राह्मण भाई हो, चाहे राजपूत भाई हो, या मैं कहूँ कि जो मूल ओबीसी है उसमें से हो, या SC ST हो, अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और वो पार्टी आपको सहर्ष गले लगा रही है, वो सुनवाई करती है, तो वो आपकी पार्टी है। और ऐसा तो कोई विचारधारा भी नहीं है कि बीएसपी आज उन महान हस्तियों को, उनके विचारधारा को फॉलो कर रही है जो हमारे आज जीवन में सबसे बड़ा जो अधिकार देके गए हैं, हमारा संविधान, बाबा साहब के जितने भी सिद्धांत हैं वो बीएसपी के मूल सिद्धांतों में से हैं। माननीय काशीराम जी, तो हम लोग तो उन लोगों में से हैं जो सर्व समाज को गले लगाने वाले हैं। और हर उस जात बिरादरी, ऐसा कोई हमारे मन में ध्येय नहीं रहता कि ये छोटा है, ये बड़ा है। व्यक्ति इंसान है और उस गुणों की पूजा होनी चाहिए। और हमारा राष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान है, हम सभी हिंदुस्तानी एक हैं। बस हमारा मूल मंत्र यही है कि सब भाइयों को साथ लेके विकास करें। 2023 का चुनाव बीएसपी के बैनर के तले ही लड़ा जाएगा सर? बिल्कुल, बीएसपी के बैनर के नीचे ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इसी में अपनी संभावनाएं, अपनी उम्मीदें देखते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है। और इसके लिए मैं बहन मायावती जी को भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा है और अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए ऑफ़र दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो पार्टी है, हम जिसके साथ खड़े हैं, आज एक थर्ड फ्रंट के रूप में स्टेट में सामने आएगी। और जो आज जिस प्रकार से केंद्र के अंदर कुछ ऐसी योजनाएं आपने पिछले 1 साल में देखे हैं कि सड़कों के ऊपर हमारा किसान भाई 1 साल से भी ज़्यादा समय तक बैठा रहा, अंततः उन्होंने जो एक किसान के लिए इस प्रकार के फरमान जारी किए थे उनको वापस लेना पड़ा। वही एक चीज़ आज जो मेरा नौजवान साथी अपने सीने के ऊपर गोलियां खाता है और उसके परिवार या उसके बाद में उन परिजनों के लिए एक समुचित जो व्यवस्था थी, आज उसके साथ एक बहुत बड़ा छलावा हो रहा है और उसे उसकी सेवाओं के बदले में एक मात्र ठगा जा रहा है 4 साल की नौकरी के रूप में, जिसे आप चारों तरफ अग्निवीर के रूप में देख रहे हैं। यही ऐसी चीज़ें हैं जो इन पार्टियों की सोच और इनके जो नुमाइंदे हैं उनसे दूर करती हैं नौजवानों को। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो देश के निर्माण में सक्रिय है और वो बिना किसी भेदभाव के निर्माण कर रहा है। पर यहाँ आप स्वयं सोचिए कि आज जो युवा जिसने सपने बुने हैं और वो 17 साल 18 साल की उम्र में भर्ती होके 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाएगा, उस बच्चे के साथ में इतना बड़ा धोखा है कि उससे उसकी कोई शादी ब्याह के अंदर भी ये आँच आने वाली है। उसे पूछा जाएगा कि तू कौन से 4 साल वाला अग्निवीर है या तू 15 साल वाला वो सैनिक है जिसको पेंशन मिलेगी। अब वो क्या जवाब देगा? क्या तो उसके माँ बाप सोचेंगे और क्या जहाँ कहीं उसका रिश्ता तय होने वाला होगा। तो ये तो ऐसी विडंबना हो गई कि हमारा गौरव जो है, हमारा देश का वीर जवान और हमारे किसान, उनको ही ठगने लग गए, तो फिर बाकी कौन बचा? जी सर, क्षेत्र में जा रहे हैं, कितना क्या जनसमर्थन मिल रहा है? 2023 में बदलाव की लहर आएगी सर? बिल्कुल, आप ये मानिए कि जहाँ भी खेतड़ी क्षेत्र की जनता, हमारे बहनों भाई इतने समझदार हैं, हर अपने अच्छे बुरे के बारे में समझ रहे हैं। मेरी जो सोच है, मेरी भावनाएं हैं, उनको भी वो समझ रहे हैं। मैं उनके लिए जो भी कुछ प्रयास कर रहा हूँ वो स्वयं मैं अपने द्वारा कर रहा हूँ। मेरे पास में जो भी कोई जिस तरह का भी मेरा कारोबार से सोर्स है, मैं सिर्फ उनकी पीड़ा कम करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति आपको पानी के लिए कहता है, आप मुंह मोड़ के नहीं जा सकते। हमें अगर कोई ऐसा करे हमारे साथ कि आज मुझे प्यास लगी है और आप मुझे जवाब के रूप में ये कहो कि मैं 6 महीने बाद आऊँगा और आपके यहाँ पे पानी की व्यवस्था करूँगा, तो ये संभव नहीं है। प्यास तो आज लगी है, परसों आप मुझे अमृत पिलाओगे, ऐसा थोड़ी होता है।
आप अगर पीड़ा दूर करना चाहते हो और लोगों के दुख बांटना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो, जो ऐसी चीज़ें हैं वो इमीडिएट करने की वो तो करनी पड़ेंगी आपको, कहीं से भी करो। हाँ, क्षेत्र में और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चिकित्सा के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे, सड़कें हैं हमारे क्षेत्र की। ये चीज़ें एमएलए बनने के बाद या आप सरकार में जाते हो, सरकार में भागीदारी होती है तो संभव है, लेकिन अपने सोर्स से कोई आदमी आपके लिए आगे आके पैसा खर्च कर रहा है तो आप भी समझते होंगे कि नीयत तो नेक है। जी सर, खेतड़ी की हम बात करें, क्राइम के मामले में खेतड़ी बहुत ज़्यादा आगे है। बहुत से अपराध हैं जो खेतड़ी से निकलते हैं, इस पे आपका क्या फोकस रहेगा सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि खेतड़ी के अंदर जो क्राइम रेट है बहुत है, और उसका मेन कारण ये है कि खेतड़ी एक बॉर्डर एरिया है, हमारे पड़ोस के राज्य से उसकी सीमाएं लगती हैं। वहाँ यहाँ से खेतड़ी से कई प्रकार की, जैसे खनन माफिया, जिसमें आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पे पूर्णतः रोक लगा रखी है, और उसी के अंदर आप देखेंगे कि जो बसई नदी है आज उसका स्वरूप ही बदल दिया गया। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ग्राउंड पे मनवाने के लिए यहाँ पुलिस से संबंधित कोई नुमाइंदा इस प्रकार की कठोर कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ़ एक बहुत बड़ा समाज, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में वो ताकतवर लोग जो राजनीति में काबिज हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई इस आदमी को यहाँ से हटाया जाए। ऐसे व्यक्ति जो भी कोई कानून की पालना कराना चाहता है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, यहाँ नदी के स्वरूप को नहीं बदलने दिया जाएगा, इसकी जो स्थिति है इसको ख़राब नहीं करने दिया जाएगा, जो कानून के रखवाले हैं उनके खिलाफ़ खड़े होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून है वो सर्वोपरि है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमारे लिए सदा ही सर्वोपरि रहेगा। हम ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, और यहाँ का नागरिक, उसकी जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हम हर एक नागरिक को न्याय देने के साथ साथ उसकी सुरक्षा की गारंटी भी देंगे। मैं विधायक बना तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ जितना भी जो प्रशासनिक अमला है वो आपके साथ में निष्पक्ष होके और आपकी सुविधाओं के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। हर एक व्यक्ति को ये महसूस होगा कि यहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। जी, खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मेरे बहनों और भाई जो खेतड़ी के मूल निवासी और खेतड़ी से अन्यंत्र जाके अपने रोज़गार के साधनों के लिए बाहर बस गए हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी सोच सिर्फ खेतड़ी के विकास को करना है, और खेतड़ी के लिए जो प्रयास मैं आज कर रहा हूँ उनको गति और उनको सुचारू रूप से आगे चालू रखने के लिए आपको 2023 के अंदर जो मतदान होगा उसमें आप अपना सहयोग और मत मुझे प्रदान करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको अपने इस फैसले पे हमेशा ही गर्व होगा कि एक ऐसे इंसान को हमने अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया, जो आपकी भावनाओं के साथ साथ क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएगा। और हर एक भाई को, मैं किसी समाज या जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ असामाजिक तत्वों का विरोधी हूँ, और मेरा मानना है कि ये किसी भी जात में हो सकते हैं। तो सर्व समाज ही मेरे लिए सदा ही मैं अपने साथ उनको लेके चलूँगा, और खेतड़ी क्षेत्र का विकास करना ही मेरा एक मूल ध्येय है। जी, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी, हम बात करें समाज सेवी कहें, पर्यावरण प्रेमी कहें, मनोज घुमरिया जी, जिनको लेकर हम बात करें खेतड़ी विधानसभा की जो भी मुद्दे थे उनको लेकर हमने आज इनसे बातचीत करने की कोशिश की। इसके साथ साथ इनके द्वारा जो भी सामाजिक और जो मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं उनको लेकर हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की है। वीडियो के बारे में, कवरेज के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। 2023 में किन का चक्कर घूमेगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, परंतु जिस प्रकार से ये बयार, ये लहर चल रही है उससे लगता है, आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।